everyone, this is Kritika and welcome to my YouTube channel Rules of Commerce. Today is the fourth lecture of chapter 1 Introduction to Accounting. हमने कल पढ़ा था बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग. कुछ और टर्म्स रह गए थे जो मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ. फर्स्ट है गुड्स, सेकेंड हम लोग डिस्कस करेंगे डेटर्स, फिर क्रेडिटर्स, देन एसेट्स एंड देन लायबिलिटीज. तो विद द प्रायर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट लेट्स स्टार्ट टुडे. हमारा टॉपिक है बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग. पहला टर्म है हमारा गुड्स. गुड्स क्या होता है? अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि गुड्स क्या होता है, या एक छोटा आइडिया आपको कुछ लग ही गया होगा गुड्स होता क्या है. एक बिजनेसमैन जितनी भी सामान अपने बिजनेस के लिए खरीदता है या बेचता है, जिस भी सामान में वो डील करता है उसे हम बिजनेस गुड्स बोलते हैं. जैसे एक बिजनेस है जो फर्नीचर में डील करता है तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स है. एक दुकान वाला है जो सिर्फ कॉटन के कपड़े बेचता है या कॉटन बेचता है, वो उसके लिए वो गुड्स है. ग्रोसरी वालों के लिए वो पूरा ग्रोसरी आइटम उसके लिए वो गुड्स है. तो ये था हमारा गुड्स क्या होता है. फिर नेक्स्ट टर्म आता है हमारा डेटर्स. स्पेलिंग तो है DEBTORS. स्पेलिंग तो है हमारा DEBTORS, बट हम यहाँ पे बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, तो ये हमारा बन जाता है डेटर्स. तो डेटर्स जो है हमारा. अब नेक्स्ट है कि डेटर्स होता क्या है. हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में हम कैश सेल भी करेंगे और कुछ क्रेडिट सेल भी करेंगे. मैंने कुछ सामान कैश पे बेचा है और कुछ सामान को मैंने क्रेडिट में बेचा है. जब मैं सामान क्रेडिट पे बेचती हूँ और जिससे मुझे पैसा लेना होता है उसे मैं डेटर्स बोलती हूँ. मैं एग्जांपल देती हूँ आपको. मिस ABC एक फर्म है, एक फर्म है ABC. मिस्टर एक्स उनके यहाँ आते हैं, मिस्टर एक्स आते हैं और उन्होंने कुछ सामान खरीदा, बट उधार में खरीदा. उधार में खरीदा है तो मिस्टर एक्स क्या हुए? ABC के लिए डेटर्स हुए. अब डेटर्स को हम लोग एसेट भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि पैसा हमारे पास आएगा. जिसने हम सामान खरीद के ले गया है वो पैसा हमें लाके देगा, तो इसलिए डेटर्स क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं. नेक्स्ट टर्म हमारा आता है क्रेडिटर्स. बिजनेस में फिर से सब सामान हम कैश में तो नहीं खरीदेंगे. बिजनेसमैन खुद भी सारा सामान कैश में तो नहीं लेके आ जाएगा. कुछ सामान वो भी क्रेडिट में लेके आता है, मतलब उधार पे लेके आता है. जब उधार पे वो सामान लेके आता है और एक बिजनेसमैन उस इंसान को जब पैसा देने जाता है तो वो क्रेडिटर है उसके लिए. जैसे सेम में क्या हुआ, क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटीज होते हैं. क्योंकि बिजनेस से पैसा जा रहा होता है इसीलिए हम क्रेडिटर्स को लायबिलिटीज बोलते हैं. एक फर्म ने क्या किया, मिस्टर वाई से कुछ सामान उधार में लेके आया, लेकिन मिस्टर वाई को उन्होंने पेमेंट नहीं किया है. लेटर ऑन इन द डेट वो पेमेंट करेंगे, वो उन्हें पैसा देंगे, तो क्रेडिटर्स हुए. ABC क्या हुआ? ABC ये जो फर्म है वो क्रेडिटर है मिस्टर वाई के लिए. ABC जो है वो क्रेडिटर है मिस्टर वाई के लिए. क्रेडिटर्स है क्यों? क्रेडिटर्स हमारा लायबिलिटीज हो जाता है क्योंकि पैसा बिजनेस से जा रहा होता है. तो ये था हमारा नेक्स्ट टर्म क्रेडिटर्स. इसके बाद आता है एक बहुत बड़ा टर्म है एसेट्स. एसेट्स आप समझ रहे हैं, बिजनेसमैन के पास जितना भी चीजें हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं जिससे उसे इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं. एसेट्स का क्लासिफिकेशंस है. पहला है करंट एसेट्स, फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है नॉन करंट एसेट्स. अब करंट एसेट्स क्या होता है और नॉन करंट एसेट्स क्या होता है? पहला हम डील करते हैं करंट एसेट्स के साथ. करंट एसेट्स क्या होता है? ऐसा एसेट जिसे हम विद इन अ ईयर, मतलब एक साल के अंदर अंदर हम उसे कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं. ऐसा एसेट जिसे हम एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं उसे हम बोलते हैं करंट एसेट. मतलब विद इन अ ईयर हमारा वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा. विद इन अ ईयर.
नॉन करंट एसेट्स क्या होता है, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। अगर आपको करंट एसेट्स याद है तो आपको नॉन करंट एसेट्स ऑटोमेटिक याद होगा। करंट एसेट्स में क्या हुआ, एक साल के अंदर आपका पैसा जो है वो कैश में, आपका एसेट जो है वो कैश में कन्वर्ट हो गया। जबकि नॉन करंट एसेट्स में क्या होता है, आपका पैसा जो है एक साल के बाद ही वो कैश में कन्वर्ट हो पाता है। अब बहुत सारा करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स का मैंने यहाँ पे लिखा है। एग्जाम्पल, करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मैंने कहीं पैसा लगा दिया है और मैं उम्मीद करूंगी कि मुझे उससे ज्यादा पैसा रिटर्न में आए। मैंने अगर 4 लाख का एक लैंड खरीदा है और मैं उसे विद इन अ ईयर किसी और को बेचती हूँ, तो मैं उम्मीद तो करूंगी कि 4 लाख का सामान मैं 6 लाख में बेचूंगी, मुझे कुछ ना कुछ वहां प्रॉफिट होगा। ये एक मेरा इन्वेस्टमेंट था, तो इसे हम बोलेंगे करंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैंने क्या किया, एक साल के अंदर ही उसे वापस से किसी को बेच दिया प्रॉफिट में। तो ये होता है हमारा करंट इन्वेस्टमेंट। अब है नेक्स्ट हमारा इन्वेंट्रीज। मैंने कल आपको स्टॉक पढ़ाया था। स्टॉक क्या होता है, एक बिजनेसमैन की दुकान में जितनी भी सामान, जितनी भी गुड्स होती है जो अभी बिकी नहीं है, उन्हें हम स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक का ही दूसरा नाम है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज क्या है, वही आपका सामान जो अभी बिका नहीं है। थर्ड है हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हम पैसा बैंक में रख के आ गए हैं, वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में जब भी चाहे हम विड्रॉ करके ला सकते हैं। तो विद इन अ ईयर, एक छोटे स्पैन ऑफ टाइम में हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी है हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर एक बड़ा टर्म आता है, वो ये कि ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं। बिजनेस है, बिजनेस में मैं कैश पे भी सामान बेचती हूँ और क्रेडिट पे भी सामान बेचती हूँ। कैश पे भी बेचती हूँ और क्रेडिट पे भी सामान बेचती हूँ। अगर मुझे अपना कस्टमर का ग्रुप बढ़ाना है तो बहुत सारा ऐसा बिजनेस है जिसमें मुझे उधार देना ही पड़ेगा। मैं उधार दूंगी, उधार देने के पहले वो इंसान को तो एक बार जरूर चेक करूंगी कि वो वापस मेरा पैसा करेगा या नहीं करेगा। फिर एक टर्म आता है हमारा डेटर्स। मैंने आपको पहले भी बताया डेटर्स क्या होते हैं। डेटर्स क्या होते हैं, जो मुझे पैसा ला के देते हैं, जिसको मैंने सामान उधार में बेचा है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स इक्वल टू, अगर आप ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखते हैं, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स। डेटर्स आपको पता है, जो पैसा हमें लाके देगा, जिसको मैंने उधार में सामान बेचा है। बिल्स रिसीवेबल्स क्या होगा, मेरा एक फॉर्म है, मैं आप फर्नीचर में डील करती हूँ, मैं फर्नीचर बेचती हूँ, कैश में भी बेचती हूँ, क्रेडिट पे भी बेचती हूँ। मिस्टर सो एंड सो आकर आज मुझे बोलते हैं कि मुझे 10 लाख का सामान चाहिए बट उधार में चाहिए। तो क्या मैं ऐसे ही उन्हें सामान दे दूंगी? नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे पहले उनके बारे में कुछ पता नहीं है, उन पे भरोसा नहीं है कि कहीं वो मेरा सामान लेके चलेगा और पैसा ही वापस नहीं लिए तो मुझे तो लॉस हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, उनसे बोलूंगी कि आप मुझे एक नोट बना के दे दीजिए। उस नोट पे आप मुझे मेंशन कर दीजिए कि आपने मेरे से सामान खरीदा है, सो एंड सो डेट पे आप मुझे पैसा लाकर वापस देंगे, आप मुझे पैसा देंगे। उस पे वो साइन करेंगे, अपना कंपनी अपना एक स्टैंप लगाएंगे। इस तरह से वो एक प्रॉपर एविडेंस हो जाएगा कि हाँ उन्होंने मेरे से सामान उधार पे खरीदा है। इसको हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल्स। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक बिजनेसमैन फर्नीचर में डील कर रहा है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर ही गुड्स है। अगर वो एक दिन के लिए किसी और सामान को बेच देता है तो वो उसके लिए गुड्स नहीं होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, बाद में बहुत सारे कंफ्यूजन अराइज होते हैं इसके चलते। तो ये था हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। अगर आप इतना ही बात याद रखेंगे तो आप उसको लेटर ऑन एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नॉन करंट एसेट्स। मैंने आपको बताया करंट एसेट्स क्या होता है। करंट एसेट्स एक ऐसा एसेट है जिसे मैं विद इन अ ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकती हूँ। बट नॉन करंट एसेट्स क्या है, जिसको मैं एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकती हूँ। तो पहला हमारा है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स क्या है, आपको अभी तक समझ आता ही होगा। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब क्या होता है, फिक्स एसेट्स होते हैं। फिक्स एसेट्स के भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस है। पहला है हमारा टैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स ऐसा एसेट जिसे मैं छू सकती हूँ। फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, ये सब क्या होगा, टैंजिबल एसेट्स होगा।
नेक्स्ट है हमारा इंटैंजिबल एसेट्स। इंटैंजिबल एसेट जिसे हम छू नहीं सकते हैं, जैसे मेरी कंपनी की रेपुटेशन, मतलब हमारी कंपनी की गुडविल। रेपुटेशन को ही मैं गुडविल बोलती हूँ। आपने सुना होगा बहुत सारे ऑथर्स, बहुत सारे लोगों का अपना एक पेटेंट होता है, अपना एक कॉपीराइट होता है। वो पेटेंट कॉपीराइट क्या आप टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसे हम बोलेंगे इंटैंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट हमारा आता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, एक बिल्डिंग है जो बन रही है, तो ये इसका एग्जांपल है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का। वर्क इन प्रोग्रेस, बिल्डिंग जो है कंस्ट्रक्शन में है। नेक्स्ट आता है हमारा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। हेडिंग से ही आपको लग रहा है वर्क इन प्रोग्रेस मतलब काम अभी चल रहा है, काम कंप्लीट नहीं हुआ है। एक एग्जांपल देती हूँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में हमने पैसा पे कर दिया है बट काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसे हम बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट आता है इंटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इनटैंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जिसे मैं टच नहीं कर सकती हूँ, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, जो मैंने आपको पहले भी बताया। अंडर डेवलपमेंट, पेटेंट और कॉपीराइट को डेवलप करने के लिए भी काफी टाइम लगता है, उसी टाइम पीरियड में हम इंटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको करंट इन्वेस्टमेंट बताया था, ऐसा इन्वेस्टमेंट जिससे मुझे रिटर्न आ रहा है विद इन अ ईयर। उसी तरह से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिससे मुझे पैसा आएगा बट विद इन अ ईयर नहीं आएगा, 1 ईयर स्पैन के बाद आएगा, उसे हम बोलेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। थर्ड है हमारा डिफर्ड टैक्स एसेट्स। थर्ड क्या है? डिफर्ड टैक्स एसेट्स। एक बिजनेस है, बिजनेस में मैंने सारा कुछ रिकॉर्ड किया, सारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को मैंने रिकॉर्ड किया है, बुक्स ऑफ अकाउंट में मैंने अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किए हैं, बट कंपनी के लॉ के अकॉर्डिंग जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनते हैं कंपनी में वो कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग बनते हैं। बट जब प्रॉफिट निकालते हैं हम कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग प्रॉफिट निकाल लिया मैंने, बट इनकम टैक्स जब हम फाइल करते हैं तो इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग करते हैं। तो जब हम इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं और कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग मैंने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया है वो प्रॉफिट ज्यादा आया है मेरा, कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग मैंने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, इसी को मैं बोलती हूँ डिफर्ड टैक्स एसेट्स। इसको हम बोलते हैं डिफर्ड टैक्स एसेट्स। डिफर्ड टैक्स का मतलब ही होता है प्रीपेड टैक्स। प्रीपेड टैक्सेस कंपनी प्रॉफिट कैलकुलेशन अंडर टैक्स लॉ is greater than profit calculation under company law. Profit calculation under company law. Deferred tax assets क्या होता है? हमारा प्रॉफिट कैलकुलेशन जो है टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग वो ज्यादा आया है प्रॉफिट कैलकुलेशन अंडर कंपनी लॉ के कंपैरिजन में, इसे हम बोलेंगे डिफर्ड टैक्स एसेट्स। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द एसेट क्लासिफिकेशन। तो ये था हमारा एसेट्स क्या होता है। आप बोर्ड वर्क को नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आज का हमारा लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होता है? हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन का डेप्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज बोलते हैं। लायबिलिटीज का भी दो क्लासिफिकेशन है, करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। जैसा हमारा करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स था उसी तरह से करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के अंदर हमारा आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स। करंट लायबिलिटीज होता क्या है? ऐसी लायबिलिटीज जिसे हम 1 साल के अंदर पे कर देते हैं उसे हम बोलते हैं करंट लायबिलिटीज। उसके अंदर में आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। मैंने बैंक से लोन लिया,
और मैं उस बैंक से लोन जो लिया है विद इन अ ईयर मैं उसको रिपे बैक कर दूंगी, तो वो हमारा होगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। या मैंने किसी इंसान से भी लोन लिया और 1 साल के अंदर मैं उसे रिपे कर दूंगी, तो वो हो जाएगा हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स क्या होता है? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा बनता है ट्रेड पेबल्स। उधार पे मैं सामान किसी से खरीद के लाई हूँ, तो मैं क्या हुई, उस फर्म के लिए, उस दुकानदार के लिए मैं क्रेडिटर्स हुई हूँ। मैंने 10 लाख का सामान उधार पे खरीदा है, वो दुकान वाले ने मुझे बोला आप एक नोट लिख के दे दो कि आप सो एंड सो डेट पे मुझे पैसा लाकर वापस दोगे, तो वो होगा हमारा बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का सम होता है ट्रेड पेबल। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन करेंट लायबिलिटीज। ऐसी लायबिलिटीज जिसे मैं पे करूंगी 1 साल के बाद, 1 साल या फिर 2 साल 4 साल, मतलब विद इन अ ईयर स्पैन मैं उसे रिपे नहीं करने वाली हूँ, तो वो हो जाएगा हमारा नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज में एक टर्म है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। मैंने पैसा कहीं से उधार लिया है बट मैं उसे 4 साल 10 साल में वापस चुकाऊंगी, तो वो हो जाएगा हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। जैसे मैंने एक हाउसिंग लोन लिया, वो 10 साल स्पैन का है, तो वो होगा हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, क्योंकि 1 साल के विद इन 1 ईयर स्पैन में उसे रिपे नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज क्या होता है? हम जब कंपनी का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग, और हम एक प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया मैंने टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग वो कम आया कंपेयर टू जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट किए थे कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये होता है हमारा डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। कल से हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आप एनसीईआरटी बुक्स या आपके पास जो भी बुक है आप उसको रेफर कीजिए, सारी वीडियोस को बार बार देखिए, समझिए। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फॉर टुडे बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, स्टे सेफ and don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel Rules of Commerce and let the family grow.